कहानी का ये छठा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। उधर अमेरिका में संग्राम की जिंदगी में उथल पुथल मच चुकी थी और इधर मनाली में अमारा स्कूल से घर आई तो अपना बचा हुआ काम किया। अमारा, मासी जी ने कहा जब अमारा उनके लिए चाय लेकर आई थी। जी मासी जी, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? और कल कुछ प्रोग्राम भी है, तुमने पार्टिसिपेट किया कि नहीं? अमारा बोली, जी हमने भाग लिया है। मासी बोली, अच्छा ठीक किया। और हाँ सुनो, ज़रा वीर का कमरा ठीक कर देना, उसकी कुछ फाइल्स नहीं मिल रही हैं। और कबर्ड भी देख लेना, उसमें भी कपड़े इधर उधर हो गए हैं। जी, अमारा ने धीरे से कहा और ऊपर वीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में फिलहाल वीर नहीं था। अमारा ने सारी फाइल्स एक जगह रख दी। बेड के नीचे उनकी रिंग्स और वॉचेस इधर उधर गिरे हुए थे। इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? वो सामान को एक जगह रखती हुई बोली। अमारा बोलती हुई सारा काम करती जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वीर सोफे पर आकर बैठ गया और उसकी सारी बातें सुनने लगा। ये सब कुछ हो गया, अब हम बालकनी साफ कर देते हैं। वो बालकनी में आई और कुछ यूनिक और सुंदर सुंदर फूलों के पौधे सूख रहे थे वहाँ। वो चिढ़कर बोली, अब इनका भी यही हाल है। ये राणा साहब की गलती है। उन्हें अगर फूलों का शौक है तो उन्हें पानी भी तो चाहिए होता है। ऐसे कौन छोड़ देता है? खुद तो कॉफी पियेंगे 4 बार और उन फूलों को याद नहीं रहता। वीर ने अमारा को गौर से देखा और अपना फोन निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। अमारा ने गमलों को साफ किया और उन्हें सही जगह पर रखा। अब ठीक है, कितने सुंदर लग रहे हैं। हम तुम्हें लेकर जाते लेकिन क्या करें, तुम यही अच्छे लगते हो। लेकिन तुम्हारे मालिक और राणा साहब वो तुम पर ध्यान नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, हम बीच बीच में आएंगे और तुम्हें देकर जाएंगे। अब हमें चलना चाहिए। हमारा हाथ झाड़कर जैसे ही कमरे में आई रुक गई। आप, वो जल्दी से बोली। वीर, जो कि मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, उसने नजरें उठाकर अमारा को देखा और बोला, हाँ तो मेरा कमरा है तो कोई और होता क्या? वीर उठकर उसके अगल बगल घूमने लगा। अमारा बोली, नहीं, हम तो बस मासी जी के कहने पर आए थे। वैसे हमने सब कुछ चकाचक कर दिया है, मेरा मतलब साफ कर दिया है। आपका सामान वहाँ है और फाइल्स टेबल पर, कपड़े भी सजा दिए हैं। अब जा रहे हैं। अमारा जाने लगी तो वीर ने कहा, रुको। अमारा खड़ी हो गई और वीर की तरफ मुड़ी। वीर बोला, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। और तुम अभी क्या क्या बोल रही थी मुझे? मैंने सब सुना। क्या सुना आपने? हमने तो कुछ नहीं कहा। अमारा पिछली बातें याद करते हुए बोली, तुम पहले कॉफ़ी लेकर आओ फिर बात करेंगे। वीर बोलकर सोफे पर बैठ गया। अमारा ने मुंह बना लिया। ये हमने क्या कर दिया? हमें सब कुछ मन में सोचना चाहिए था। पता नहीं हमारी बोलने वाली आदत कब छूटेगी। अमारा के जाते ही वीर ने कपड़े चेंज कर लिए और बालकनी में आ गया। सच में फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वीर को अमारा की बातें याद आने लगी और वो हल्का सा मुस्कुराया। राणा साहब, अमार ने आवाज़ लगाई। आ जाओ। वीर बोला, आपकी कॉफ़ी हम टेबल पर रख दें? हाँ रख दो और वहीं बैठ जाओ। अमारा चुपचाप खड़ी रही, बैठी नहीं। वीर आकर सोफे पर बैठ गया। मैंने बैठने के लिए कहा था। अमारा नीचे बैठने लगी। वीर एक घूंट भर ही रहा था कि रुक गया। मैंने तुम्हें नीचे बैठने के लिए नहीं कहा, ठाकुर साहब ने कहा था हमें। और विशाखा मैडम ने सोफे या कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए, क्योंकि वो गंदे हो जाएंगे। हम नौकर हैं ना उनके, इसलिए। अमार ने याद करते हुए कहा, क्योंकि अरिजीत जी और विशाखा जी ने उसे आज ही ये बातें कही थी। वीर अमार के चेहरे को देखते रहा। ये मेरा कमरा है, मैं नहीं बोल रहा ना तो नीचे मत बैठो। अमारा बोली, माफ़ कीजिएगा राणा साहब, लेकिन हम उनकी बातों को नकार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें रहने के लिए आश्रय दिया है। हम उनकी बातों का उल्लंघन कैसे कर दें? वीर ने लंबी सांस ली और बोला, तुम्हारा घर कहाँ है और क्यों है इनके साथ तुम? अमाय ने नजरें नीची कर ली। रजतपुरा, वही है हमारा घर। और बस इतना समझ लीजिए, एक हादसे ने हमारी जिंदगी निकल ली और अब हम कहीं के नहीं रहे। अमाय ने उलझी हुई सी बातें बोली, लेकिन वीर को कुछ समझ नहीं आया। पर उसे जानने की ललक थी कि आखिर अमारा ठाकुर फैमिली के साथ क्यों है, क्या थी उसकी मजबूरी। खैर, कोई नहीं बता सकता था कि अमारा कितने बुरे से बुरे दौर से गुजरी थी।
क्या नहीं सहा सुना था उस 17 साल की मासूम सी लड़की ने। हमारा अपने परिवार से कभी दूर नहीं रही थी, खासकर बाबा से बिल्कुल नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में भी वो बाबा के पास ही रहती, क्योंकि मीना जी रियांश को ही सारा टाइम देती थी। हमारा रियांश से 3 साल बड़ी थी, लेकिन इतनी सी उम्र में भी उसने जान लिया था कि वो एक लड़की है और लड़कियों की जिंदगी ऐसी ही होती है। उसने कभी ऊंचा उड़ने का सपना नहीं देखा था, लेकिन वो दिल से चाहती थी कि वो कुछ बनेगी। बहुत बड़ी अफसर तो नहीं, लेकिन टीचर ज़रूर बनेगी। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी इतनी बदल चुकी थी कि वो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। वीर उससे कुछ पूछता तभी मासी जी आ गई। वो वीर को फ़ोन देने आई थी। आज वीर की बहन का जन्मदिन था, इसलिए उसने फ़ोन किया था। वो वीर से बात करना चाहती थी। वीर बेटा, सानवी का फोन है। मासी ने फोन वीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वीर ने बिना कुछ कहे फोन ले लिया। अमारा उठकर जाने लगी। उसने कप हाथ में उठा लिया। मासी जी ने अमारा को गौर से देखा, फिर वीर को देखने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। रात के लगभग 1 बजे होंगे। विशाखा जी गुस्से से अमारा के कमरे में आई। अमारा का दरवाज़ा खुला ही था। वो दरवाज़ा सिर्फ सटाकर सोई हुई थी। अमारा अचानक से चौंक गई, क्योंकि ऐसे कोई भी उसके कमरे में कभी आया ही नहीं था। ए उठ, चल मेरे साथ। विशाखा जी ने अमारा को जोर से घसीटा और अपने कमरे में ले जाने लगी। अमारा चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे, क्या बोले। अमारा कमरे में आई तो लीना भी सोफे पर बैठी हुई थी। वो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। अमारा नींद से जागी हुई थी। उसने आंखें खोली और उन्हें देखने लगी। कैमरा इधर घुमाओ, विशाखा जी ने लीना से कहा। मॉम, मैंने घुमा दिया है। लीना ने टेबल पर फोन अटका दिया। विशाखा जी ने अमारा का हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। इस फूल वाली ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। जब से उसकी जिंदगी में आई है तब से चैन की सांस क्या होता है हमने नहीं लिया। मॉम, सैम ने कहा है कि वो ठाकुर फैमिली को वारिस देगी। आप ही बोलिए, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने। अनिका उधर से रोती हुई बोली। विशाखा जी अमारा को घूर कर बोली। एनी चुप हो जाओ। तुम्हें लगता है इसको हम अपने घर की वारिस के लिए चुनेंगे? अरे अगर ऐसा दिन भी आएगा तो सेलिब्रिट मदर ढूंढ लेंगे, लेकिन इस घटिया लड़की के बच्चे को इस घर का वारिस कभी नहीं बनने देंगे। अमार ने विशाखा जी की तरफ देखा। उसके मन में तूफान चलने लगा। संग्राम उससे अब भी ऐसी उम्मीद कर रहा है, उसे बच्चा देना होगा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। विशाखा जी से रहा नहीं गया। उसने थप्पड़ से अमारा के गाल लाल कर दिए। अमारा बार बार गिर जाती तो वो बार बार उठाती और फिर से अमारा को मारती। अनिका शायद बहुत खुश हो रही थी ये सब देखकर। अमारा क्या बोलती, भला उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। विशाखा जी गुस्से में बोली। अगर एक बार भी आवाज निकली तो घर से निकाल दूंगी, समझी। और बाहर कितने भूखे भेड़िए घूम रहे हैं ये तू अच्छे से जानती है। एक बार नहीं, तुझे दिन में 10-10 बार लोगों के सामने परोसेंगे, फिर बचाती फिर ना अपनी इज्जत। वैसे वो तेरे पास है ही नहीं, क्योंकि उसे तो तूने 16 साल की उम्र में ही खो दिया है। सोचो जरा, 2 दिन तक घर से गायब रहने वाली लड़की को कौन रखता है अपने साथ। ना ही उसकी कोई इज्जत होती है, न मान मर्यादा। वो तो बाहरी लोगों के लिए एक ऐसी लड़की होती है जिसे मज़े के लिए इस्तेमाल किया गया हो। वो भी तो तेरे साथ वही खोजेंगे। और हो भी क्यों ना, तुम कुंवारी तो रही नहीं। अब एक के साथ रहो या हजारों के साथ, क्या फर्क पड़ता है। विशाखा जी ने आखिरी बार उसे दरवाजे से धक्का दिया और कमरे से निकाल दिया। उम्मीद है अब तुम समझ जाओगी। तुम एक नापाक लड़की हो जिसकी कोई इज्जत नहीं है, और ऐसे में मेरा बेटा तुमसे क्या उम्मीद कर रहा है कि तुम इस खानदान को चिराग दोगी। कभी नहीं। और हाँ लड़की, अपनी औकात मत भूलना, इसमें ही तेरी भलाई है, समझी। अमार ने एक शब्द नहीं कहा था। शुरू से आखिर वो अब क्या बोलती। वो चुपचाप उठने की कोशिश करने लगी और कमरे में चली गई। हर वक्त उसे विशाखा जी ने एहसास दिलाया था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन विशाखा जी को ये याद क्यों नहीं था कि यह जबरदस्ती उनके अपने लाडले बेटे ने की है। एक बार नहीं, शादी के बाद कई बार की है। अमारा समझ नहीं पाई उसने ऐसा क्या कर दिया था जो विशाखा जी ने उसे इतना पीटा।
शायद अनीका का गुस्सा ही विशाखा जी ने उस पर उतारा, क्योंकि अनीका को वो कुछ कह नहीं सकती थी और उन्हें अनीका की कोई गलती नजर भी नहीं आती थी। अनीका और संग्राम दोनों के बीच अनबन चल रही थी, तो क्या सारा गुस्सा वो अमारा पर उतारेंगी? खैर, अमारा रात भर दर्द से सो नहीं पाई थी। पूरे शरीर पर नीले निशान पड़ चुके थे। आंखें सूज गई थी, साथ साथ गालों पर निशान उभरे हुए थे। सुबह अमारा जल्दी उठी। आज सोमवार था। वो सुबह ही मंदिर गई और पूजा की। वे सोमवार को पूजा करता था ज्यादातर, इसलिए वो भी गया था। उस वक्त अमार ने सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसकी आंखें बंद थी और उससे आंसू निकल कर गिर रहे थे। चेहरा लाल था, होठों के कोनों में कट लगा हुआ था जिसमें सूजन भी थी। अमारा आंखें बंद करके रो रही थी। अचानक से उसे हिचकी आने लगी और वो जोर जोर से कांपने लगी। वीर घबरा गया। उसने अमारा को जोर से पकड़ लिया। क्या हुआ तुम्हें? वो अमारा को संभालता हुआ बोला। अमारा से हिल उठी। वो झटके से वीर से अलग हुई। कुछ कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, उसने लड़खड़ाकर कहा और जल्दी से मंदिर से निकल गई। वीर उसे देखता रह गया। इतने चोट के निशान, और अमारा रो क्यों रही है? वीर ने आज पहली बार जैसे तैसे पूजा की। उसका पूरा ध्यान अमारा पर ही था। वो बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। खैर, उसे कॉलेज जाना था। आज प्रोग्राम था जिसमें अमारा ने भी भाग लिया था। अमारा कॉलेज चली गई थी। पलक अच्छी खासी परेशान हुई अमारा का चेहरा देखकर, लेकिन उसने मेकअप का सहारा लिया और पल भर में सारे दाग छुपा दिए। वाइट गाउन में अमारा सिंड्रेला लग रही थी। देवांश तो उसे एकटक देखे जा रहा था। वहीं वीर भी कॉलेज पहुंच चुका था। उसने वाइट सूट पहन रखा था, आंखों पर काला चश्मा, जिसे देखकर लड़कियां दीवानी हुई जा रही थी। अमारा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था वीर यहाँ आने वाला था। दो परफॉर्मेंस हुई थी। अगला नंबर अमारे की टीम का ही था। स्टेज पर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वहां बीच में एक लाइट चली जहां अमारा और देवांश खड़े थे। धीरे धीरे सॉन्ग प्ले हुआ और डांस भी स्टार्ट हुआ। कुछ स्टेप्स में देवांश अमारा के कंधों को पकड़ता और हाथों को। अमारा तो ये परफॉर्मेंस की तरह कर रही थी, लेकिन वीर उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो ज्यादातर सब कुछ इग्नोर ही कर रहा था। अमारा को बहुत दर्द हो रहा था। वो ये परफॉर्मेंस नहीं करती, लेकिन उसे स्कूल की इज्जत की परवाह थी, इसलिए उसने फैसला लिया वो कुछ भी करके ये परफॉर्मेंस करेगी। लास्ट स्टेप में जहां अमारा बीमार हो जाती है, उसे कोई बीमारी हो जाती है और वह मर जाती है, और आखिरी में सभी उठकर तालियां बजाने लगते हैं। सच में ये बहुत ही खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस था। सभी हूटिंग करने लगते हैं। अमारा हल्का सा मुस्कुरा देती है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस में जो दर्द दिखाना था एक्चुअल में अमारा को हो रहा था। उसकी बॉडी में सच में बहुत पेन हो रहा था। वीर बस सोचता रह गया अमारा की परफॉर्मेंस के बारे में। उसकी आंखें अभी भी अमारा पर ही जमी हुई थी। सारी परफॉर्मेंस एक के बाद एक खत्म हो गई। वीर अभी भी खोया हुआ था। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो किसी तरह से बस बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी। वीर अब कॉलेज से निकल ही रहा था जब उसने अमारा को देखा। वो भी अपने बैग को समेट कर आ रही थी। उसने सिंपल से ही घर के कपड़े पहन रखे थे। वो अपना मेकअप हटा चुकी थी, इस वजह से अब उसके गोरे रंग पर सारे दाग साफ दिखने लगे थे। इसलिए अमारा जल्दी से घर जाना चाहती थी। रुको! तभी पीछे से आवाज आई। अमारा रुक गई। वो जानती थी कि ये किसकी आवाज है। वो आवाज वीर की थी। तुमसे चला भी नहीं जा रहा है, ऐसे छुप कर क्यों जा रही हो? वीर ने सामने आकर कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं। अमारा ने नजर चुराते हुए कहा। चलो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, वीर ने कहा और कार की तरफ बढ़ गया। देवांश, जो कि अमारा के पीछे आया था, वो वीर और अमारा को साथ में देख कर रुक गया। अमारा क्या कहती, वो चुपचाप कार की तरफ बढ़ गई। देवांश को कुछ समझ नहीं आया। आखिर ये क्या हो रहा है? वो आंखें फाड़े ही अमारा को देखता रहा। वीर और अमारा कॉलेज से निकल चुके थे। मार्केट में ही वीर ने कार रोक दी और अमारा की तरफ मुड़ गया। पहले हम कुछ खा लें, मुझे भूख लगी है, वीर ने अमारा को देखते हुए कहा। अमारा ने वीर की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था।
वो उसे देखकर सकपका गई। आप खा लीजिए, हम यहीं बैठते हैं। चुपचाप कार से उतरो और मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम स्कूल 4 घंटे पहले आई थी और इतने समय में किसी को भी भूख लगेगी। उतरो। वीर उतर कर साइड खड़ा हो गया। अमारे ने बहुत नॉर्मल कपड़े पहने थे। वो भला वीर के सामने क्या थी? और वीर उसे अपने साथ अंदर ले जा रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राणा साहब, अमार ने एक बार उम्मीद से वीर को देखा। क्या? वीर ने अपनी पमें उठाकर उसे देखा। अमारा बोली, देखिए, यहाँ बहुत लोग हैं, हम ऐसे आपके साथ नहीं जा सकते। वीर चौंक कर बोला, ऐसे मतलब? मतलब हमारे कपड़े, और लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे? अमारा ने कहा। वीर ने अमारा का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर लेकर आया। उसने कार को लॉक किया और रेस्टोरेंट के अंदर चल दिया। अमारा क्या बोलती, वो वीर के ऐसे हाथ पकड़ने से ही सिहर उठी। वो लगातार इधर उधर देखती जा रही थी। वीर और अमारा अकेले लिफ्ट में थे। अमारा को लिफ्ट में बहुत डर लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से वीर को जोर से पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। वीर हल्का सा मुस्कुराया। हम पहुंच गए, वीर ने अमारा के कानों में कहा। अमारा ने झटके से वीर को छोड़ दिया। खैर, वहां ज्यादा लोग नहीं थे। वीर और अमारा एक जगह बैठ गए। वहां कोई नहीं था। वीर ने मेनू कार्ड अमारा की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें जो भी खाना है ऑर्डर करो। अमारा ने मेनू कार्ड देखा। उसमें इतनी महंगी महंगी डिशेस देखकर उसने आंखें बड़ी कर ली। इतना महंगा खाना? अमारा आश्चर्य से देखती हुई बोली। तुम प्राइस मत देखो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बोलो। नहीं, हम चाय पी लेंगे बस, अमाया ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसने वो भी मना कर दिया, क्योंकि वहां एक कप चाय की कीमत 600 से 800 रुपए तक थी। वीर बोला, तुम ये मुझे दो। वीर ने उससे मेन्यू कार्ड ले लिया और खुद से खाना और चाय भी ऑर्डर कर दी। आप बेवकूफ़ मत बनिए राणा साहब। देखिए, इन्होंने आपको ऐसे ही लूट लिया है। आप घर चलिए, हम आपको बनाकर देंगे अच्छे अच्छे डिशेस। यहाँ तो लूट मचा रखी है इन्होंने। अमाया ने बड़ी मासूमियत से कहा, जिसे सुनकर वीर हंसने लगा। अमारा वीर को हंसता हुआ देखकर बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? सच्ची में हम कह रहे हैं ये आपको लूट लेंगे। वीर हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं लूटेगा। एक्चुअल में हमारे होटल में भी यही प्राइस है। क्या? तो इनसे आप भी मिले हुए हैं? आप भी लोगों को लूटते हैं? अमार ने वीर को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा। वीर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं, बस ऐसा ही होता है और सभी यही करते हैं। खाना आ गया और वीर खाने लगा। अमारा बेचारी अपने दर्द को भूल गई। ये सब देखकर उसने चाय पी और थोड़ा बहुत खाना खाया। वैसे भी उससे खाया नहीं जा रहा था सूजन की वजह से। वीर भी ये समझ रहा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर वो दोनों वापस आ गए। अंधेरा छा गया था। अमारा जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वीर अपने कमरे में आया और फ्रेश हुआ ही था कि उसके कमरे में दस्तक हुई। वीर ने दरवाजा खोला तो चौंक गया। सामने उसके बचपन का दोस्त आहान खड़ा था। आहान ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस जोर से वीर को गले लगा लिया और बोला, तू भूल गया ना मुझे? नहीं। वीर ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा। तभी मासी भी आ गई। वीर सच में सबको भूल गया है बेटा। आहान वीर की तरफ देखने लगा तो वीर बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूला, बस काम में थोड़ा सा उलझ गया। और तुम अच्छे से जानते हो, जो ये शाही परिवार और उनके तौर तरीके हैं मुझे पसंद नहीं आते, इसलिए वहां से दूर चला आया। आहान बोला, लेकिन भाई कितने दिनों तक इस सब से भागेगा? सब कुछ तो वही है हमारा। वीर हल्का मुस्कुराया। वीर, तुम आहान से तो मिल रहे हो, लेकिन कोई और भी है, मासी जी ने कहा। और पीछे देखने लगी। आहान भी मुस्कुराया। उन्हें देखकर वीर ने उत्सुकता से पूछा, कौन? वीर पीछे मुड़ा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने लॉन्ग सिंपल सा गाउन पहन रखा था, जो कि पीच कलर का था। उसके रेशमी बाल और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, वो सच में खूबसूरत थी। वीर ने मासी को फिर से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि कौन है ये। अरे, तुमने नहीं पहचाना? मासी आश्चर्य से बोली। नहीं, उसने आहान को देखते हुए कहा तो आहान भी मुस्कुरा दिया। बेटा, ये है चित्रलेखा, तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी बचपन में। तुम और आहान साथ रहते थे तो ये भी साथ साथ खेलती थी। ओह, मुझे उतने याद नहीं मासी, वीर ने कहा।
वीर ये हमारे साथ कभी रहती थी, बस क्लासमेट थी। लेकिन हाँ, हमारी फैमिली में आना जाना लगा रहता है, इसलिए मैं इसे जानता हूँ, भले ही तुम भूल गए। आहान ने चित्रलेखा को देखते हुए कहा। हेलो वीर, कैसे हो तुम? चित्रलेखा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। वीर ने उससे हाथ मिला लिया और बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे उतना याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ दिन नहीं हूँ, हमारी जान पहचान हो ही जाएगी। चित्रलेखा ने वीर को प्यार से देखते हुए कहा। थोड़ी देर बातें करने के बाद चित्रलेखा और मासी जी चली गई। वहीं आहान आज वीर के साथ देर रात बात करने वाला था। वीर को भी अच्छा लगा। उसके बचपन का दोस्त उसके साथ था, लेकिन वो अमारा से मिलना चाहता था। उसने घड़ी देखी तो रात के 1 बजने वाले थे। शायद वो सो चुकी होगी। वीर ने अपने मन में ही सोचा। रात गहरी हो चुकी थी। आहान और वीर बहुत देर तक बातें करते रहे। वीर यार, तू इतना हैंडसम है और साथ साथ राजघराने का भी है। तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? आहान ने पूछा। वीर मुस्कुराया। आई नो मैं हैंडसम हूँ, बट राजघराना बोलना ज़रूरी है क्या? वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही बनानी है। वीर ने लापरवाही से कहा तो आहान मुंह बनाकर बोला। ओह यार, हद है भाई तो भी। मतलब तुझे डायरेक्ट शादी ही करनी है? मतलब घर ही बसाना है फिर तो? वीर चिढ़कर बोला। आहान, चेंज करो भाई टॉपिक। तुझे शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझे अभी नहीं करनी शादी, जब होगी तो देखेंगे। फिलहाल वैसी कोई लड़की ही नहीं है। आहान बोला। मैं तो ढूंढ रहा हूँ भाई ऐसी लड़की जो मुझे और मेरी फैमिली को संभाले, बट मिलती ही नहीं। तुम बता, कोई है तुम्हारी नज़र में? वीर उसके ऊपर कुशन फेंकते हुए बोला। मैं तुम्हें कोई पंडित जी दिखाई दे रहा हूँ जो तुम्हारे लिए लड़कियों के रिश्ते लाए? आहान ने देखा कि वीर का पारा हाई होने वाला है, तो वो जल्दी से वीर के पास आया और बोला। अरे बस बस, तुम सो जाओ। आहान ने वीर को प्यार से थपथपाया और अपने कमरे में चला गया। वैसे तो वीर को गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं आता था, फिर भी राजघराने का असर जरूर था। वो जल्दी ही कुछ बातों पर फायर हो जाता था। आहान उसके बचपन का दोस्त था। वीर के पिता और आहान के पिता भी दोस्त ही थे, इसलिए दोनों में फैमिली वाली भी दोस्ती खूब थी। आहान अपने कमरे में आ गया। उसे भी बहुत नींद आने लगी थी। चित्रलेखा अभी तक जाग रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखें बस वीर को ही याद कर रही थी। सानवी ने जितना बताया था, वीर तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। उनकी बातें और आवाज कितनी बुलंद है। मासी जी ने सही सोचा है मेरे और वीर के बारे में। अगर वीर और मेरी शादी हो जाती है तो मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल जाएगी। चित्रलेखा खुद में बोलती हुई सपने बुन रही थी। अगले दिन सुबह के समय आज अमारा का स्कूल नहीं था। वीर भी घर पर ही रहने वाला था, क्योंकि आहान ने जिद की थी। अमारा ने सुबह की चाय मासी को दे दी और अपना काम करने लगी। मासी जी ने उसकी तरफ देखा और बोली। अमारा, कल तुम्हारे स्कूल में डांस था ना, तुमने किया था? जी, अमारा ने छोटा सा जवाब दिया। तुम्हारे चेहरे पर ये कैसे निशान है? वो उसे देखते हुए बोली। वो हम गिर गए थे। अमारा ने झूठ बोल दिया। तभी विशाखा जी भी आ गई, क्योंकि मासी जी ने उन्हें बुलाया था। मासी जी बोली। अमारा, इनके लिए भी एक कप चाय लेकर आओ। विशाखा जी मुंह बनाते हुए बोली। नहीं नहीं सुनंदा जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी इतने बड़े बड़े शेफ के होते हुए आपको पता नहीं इसके हाथों की चाय क्यों अच्छी लगती है? मासी जी बोली। ओ ऐसी बात नहीं है, हमारा अच्छी चाय बनाती है और बच्ची है, इसलिए मेरा भी कभी कभी मन लगा रहता है। विशाखा जी अमारा को घूर कर बोली। वैसे आपको मालूम नहीं है इसके बारे में कुछ, इसलिए, वरना आपको क्या पता क्या क्या करती है ये बच्ची। खासकर लड़कों को फंसाने में तो इसने पीएचडी कर रखी है। इसलिए कल मैंने इसे पीटा भी था। कॉलेज जाती है, वहाँ लड़कों के साथ चक्कर चलाती है। आप ही बताइए सुनंदा जी, कल इसके माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगी? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या बोलूंगी? अब तो जानती हैं, ये जाहिल लोग तो चाहते ही हैं कि ऐसा कुछ करे इनकी बेटी, ताकि हम अच्छे खासे पैसे ऐंठ सकें। हमारा हक की बक सी विशाखा जी को देखती रह गई। ये क्या बोल रही थी विशाखा मैडम उसके बारे में? सुनंदा जी ने गौर से अमारा को देखा। उसके चेहरे को देखकर वो बोली। क्या ये सच है अमारा? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम गिर गई थी? क्योंकि गिरने पर ऐसे चोट नहीं लगती। और क्या विशाखा जी सच बोल रही हैं, बोलो।
अमारा ने एक नज़र विशाखा जी को देखा जो कि बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही थी अमारा को। अमार ने नजरें नीची कर ली। नहीं, हम स्कूल में ऐसा कुछ नहीं करते, सच में कसम खाकर कहते हैं, अमारा लगभग रोती हुई बोली। तभी चित्रलेखा भी आ गई। मासी जी, वो मुस्कुराकर बोली। सुरंदा जी बोली, हाँ बेटा आओ बैठो। मासी जी ने उसे बैठने को कहा। विशाखा जी भी चित्रलेखा से बात करने लगी। सुरंदा जी ने दोनों को बुलवाया। अमारा जाकर काम करो, बहुत सारे काम पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, विशाखा जी ने उसे डांट कर कहा। अमारा उठकर चली गई। वीर बाहर ही आ रहा था जब उसकी नजर अमारा पर पड़ी। रुको, वीर ने अमारा को रोक लिया। अमारा नीचे देख रही थी। तुम ठीक हो और तुम्हारे घाव में दर्द तो नहीं हो रहा है? वीर ने पूछा। अमारा वीर की तरफ देखने लगी। उसकी पलकें भीगी हुई थी। वो बोली, हम ठीक हैं, मैं होटल के पीछे हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, वीर ने गंभीर होकर कहा और जाने लगा तो अमारा धीरे से बोली, हम नहीं आ सकते, हमें बहुत सारा काम है राणा साहब, माफ कीजिएगा। अमारा ये बोलकर चली गई। वीर उसे जाते हुए देख कर रह गया। आज पूरा दिन उसने आहान के साथ ही गुजारा था। पुरानी यादें, बातें सब कुछ याद करते हुए चित्रलेखा भी वीर के पास रहने के बहाने ढूंढती रही, लेकिन वीर का दिमाग कहीं और था। वो बालकनी में आया तो उसे अमारा दिखी जो कि लीना की बालकनी की सफाई कर रही थी। आज होटल में छोटी सी पार्टी थी, मासी जी ने ही रखवाई थी। आहान और चित्रलेखा के आने की खुशी में, जिसमें ठाकुर फैमिली और गिने चुने लोग ही शामिल थे। पार्टी गार्डन में ऑर्गेनाइज की गई थी। लीना आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी और चित्रलेखा तो उसने भी बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। वैसे भी वो वीर को इम्प्रेस करना चाहती थी और मासी जी भी चाहती थी वो खूबसूरत लगे। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे, तभी वीर भी आ गया। उसने ब्लू सूट पहना हुआ था। चित्रलेखा ने जब उसे देखा तुरंत उसके सामने आ गई। उसने वीर के बाजू को पकड़ना चाहा, लेकिन वीर ने मना कर दिया। क्या हुआ वीर, इसमें क्या बुराई है, हम दोस्त हैं। चित्रलेखा फीकी मुस्कुराहट लिए बोली। वीर बोला, हाँ दोस्त हैं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। वीर बोलकर आगे बढ़ गया। चित्रलेखा की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को कोई ऐसे भाव नहीं देगा। बरसों से किया गया घमंड आज वीर ने तोड़ दिया था। लीना मुस्कुरा उठी क्योंकि विशाखा जी ने उसे बता दिया था चित्रलेखा के बारे में। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहां वेटर सर्व कर रहे थे। वीर ने अमारा को ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो गई। सभी ने डिनर कर लिया था। अब नौकरों की बारी थी। एक मेड ने अमारा को भी बुला लिया था। उसने घर के सिंपल कपड़े ही पहने थे और शॉल ओढ़ रखा था क्योंकि बाहर काफी ठंड थी। अमारा सो गई थी क्योंकि पार्टी में वो किस हैसियत से आती भला, इसलिए उसने कोई भी उम्मीद नहीं की थी। सारे नौकर थाली में खाना ले रहे थे। वीर डिनर के बाद वैसे भी थोड़ा सा टहलता था। वो बाहर आया ही था। बस ये राइस और दाल बचे हैं, तुमने तो कोई काम नहीं किया, बस मुफ्त को खाने के लिए आई हो क्या? एक मैड ने बड़ी धूर्तता दिखाते हुए अमारा से कहा। हम यही खा लेंगे। अमार ने प्लेट हाथ में ले ली और एक जगह बैठकर खाने लगी। वीर को पता नहीं क्यों बहुत दर्द सा महसूस हो रहा था। वो अमारा को देखता रहा। अमार ने प्लेट में जो थोड़े से दाल चावल थे वो खा लिए और अपनी प्लेट धोकर रख दी। वीर अपने कमरे में आया और ड्रॉअर खोलकर कुछ मेडिसिन ली। वो अमारा के कमरे के पास खड़ा था जब अमारा उसे आती दिखी। राणा साहब, कुछ काम था? अमार ने धीरे से कहा। वीर बोला, ये मेडिसिन लो, ठीक हो जाओगी। अमारा बोली, हम ठीक हैं। अमार ने साफ झूठ बोल दिया जबकि अमारा को बहुत दर्द हो रहा था। वीर बोला, देखो झूठ मत बोलो, ये खा लेना। वीर ने उसके हाथ में दवाई रख दी और बोला, अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके सो जाओ। वीर बोलकर अपने कमरे में चला गया। अमारा वीर को देखती रह गई। आहान नीचे गया था, लेकिन उसने भी वीर को देख लिया था। वीर के साथ ये लड़की कौन है, वो सोचने लगा। अमारा दवाई लेकर कमरे में चली गई। उसने मेडिसिन ले ली। सच में कुछ ही मिनटों में उसे बहुत राहत मिली अपने दर्द से। वीर ने कहा था कि वो दरवाज़ा लॉक करके सोए। अमारा ने वैसा ही किया।
आधा कमरा तो भरा हुआ था सामान से, क्योंकि वो स्टोर रूम में ही रह रही थी। वो लोग बड़े लोग थे, उनका सामान कुछ दिन के बाद ही यूजलेस हो जाया करता है, जबकि हम मिडिल क्लास के लोग एक ही चीज़ को कितना संभाल कर रखते हैं। हमारी खासियत होती है ये कि हर छोटी से छोटी चीज़ हमारे लिए कीमती होती है। उनकी कदर हमें अच्छे से पता होती है, जबकि ज़्यादातर अमीर लोग कुछ ही दिन में सामान बदल देते हैं और फिर उन्हें कचरे के ढेर में शामिल कर देते हैं। हमारे भी कुछ चीज़ें देख कर यही सोच रही थी। उसने देखा उसमें एक आईना था जो कि बेहद खूबसूरत था। अमारे ने उसे उठा लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि शाम को ही वो कुछ देर सोई थी और कच्ची नींद से जागने के बाद नींद तो जैसे खोई जाती है, इसलिए उसने उस आईने को उठा लिया। वो आईने में अपना चेहरा देखने लगी। होठों के किनारे कटने के निशान थे, गालों पर भी निशान थे, और आंखें, वो तो अब हमेशा भीगी ही रहती थी। उसकी पलकें जो घनी और बड़ी बड़ी थी, नीली आंखें। उसके गांव में किशन जी और मीनाक्षी से लोग हमेशा कहा करते थे, तुम्हारी बेटी बहुत अनोखी है, उसे किसी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं है, उसकी मुस्कान है ही इतनी प्यारी। ताई जी हमेशा कहती थी, तो क्या 24 घंटे दांत दिखाती रहेगी इसी श्रृंगार के लिए? अमारा ने आईना रख दिया। वो सिर्फ बाल बनाने के लिए आईने में देखा करती थी। चेहरे पर उसका ध्यान जाता ही नहीं था। मासी जी, उन्होंने भी हमें गलत समझ लिया क्या? क्या हम उनकी नज़रों में भी वैसे ही बन गए जैसा विशाखा मैडम ने कहा होगा? ये सोचते हुए अमारा का दिल बैठ गया। वो गलत नहीं थी, खासकर लड़कों से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा था। बस एक हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पहली बार हवेली से आते हुए संग्राम ने उसे बुरी तरह से छुआ था और बाद में बंदी बना लिया। लेकिन सारे लड़के ऐसे नहीं होते, ये उसने वीर को देखकर सोचा था। राणा साहब, वो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हम उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? अरे सोचिए क्यों ना, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। हमारे के दिल से एक आवाज़ आई, मुंबई में भी संग्राम से राणा साहब ने ही बचाया था हमें, और अब भी वो हमारी मदद कर दिया करते हैं। अमारा सोचते हुए सो चुकी थी। इधर वीर को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने अमारा का चेहरा आ जाता। आखिर इतनी भी क्या मजबूरी है अमारा की, जो इतना कुछ सह रही थी? क्यों वो चुपचाप रहती है ठाकुर फैमिली के सामने? वीर सोच ही रहा था। उसे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सब कुछ जानना चाहता था। आज सभी मंदिर जा रहे थे, क्योंकि आज होटल की नींव की पूजा थी। अमारा नहाकर मासी जी के पास आई थी, क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया था। हाँ, आ गई तुम? मासी जी ने अमारा को देखकर कहा। जी। अमारा आकर खड़ी हो गई। हम सब आज मंदिर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाना। और हाँ, काले और सफ़ेद सूट मत पहन लेना। हमारे घर में नौकरों का भी स्टैंडर्ड है, समझे तुम? मासी जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। तभी वीर आ गया। वो रेडी हो चुका था। उसने क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मासी, आप रेडी हैं? वो आया तभी उसने अमारा को देखा, जिसके बाल भीगे हुए थे। वो अभी अभी नहाई थी। तुम जाओ और याद रखना, ढंग के कपड़े पहनना है, ये तुम्हारा गांव नहीं है। जी, अमार ने कहा और वहां से निकल गई। अमार ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो सोच में पड़ गई। उसे खुद से सिलाई आती थी, इसलिए उसने अपनी चोट और जले हुए दाग को छुपाने के लिए ऐसे सूट बनाए थे। उसे कोई शौक नहीं था हमेशा काले रंग और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने का, लेकिन वो क्या करती? उसकी जिंदगी ने उससे सारे रंग छीन लिए थे। वो पूरे शरीर को ढक कर रखती थी, हमेशा गलती से भी उसका दुपट्टा ना गिर जाए इसका भी ध्यान रखती थी। लेकिन लोग उसके बारे में कुछ और ही समझते थे। खैर, अमारा ने अपना बैग खोला, जिसमें कुछ साड़ियाँ थी जो कि उसे उसकी माँ ने दी थी। उसी में से एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी उसने पहन ली। अमार ने साड़ी में अच्छे से पिन लगाया, क्योंकि उसका गला ज़्यादा था। उसने बालों को ढीला सा बांध लिया और माथे पर एक कुमकुम का टीका लगा लिया। वीर को आज अमारा के प्रति मासी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। मासी वीर से बोली, वीर बेटा, आज हमारे होटल की नींव की पूजा है, तो मैं चाहती हूँ तुम और पत्रलेखा ये पूजा साथ साथ करो। क्या? वीर चौंक गया। ये चित्रलेखा कहाँ से बीच में आ गई मासी? वीर ने सीधा सवाल किया। बेटा, तुम्हारे पिता चाहते हैं और दादी भी कि चित्रलेखा राणा खानदान की बहू बने, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ भेजा है।
ताकि तुम और वो एक दूसरे को जान सको। इसलिए मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छा हो, और इतना बड़ा काम शुरू हो रहा है, इसमें तुम दोनों की भी एक नई शुरुआत हो। लेकिन मुझे किसी ने ऐसा बताया नहीं, और आप अचानक शुरुआत की बात कर रही हैं। मासी, आप जानती हैं मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये सब ऐसे अचानक मुझसे नहीं होगा। मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, और सीधा शादी की बात। वीर, मासी बोली, बेटा ये बरसों से चली आ रही परंपरा है। देखो, तुम्हारी नज़र में कोई है तो बोल दो। बेटा, अगर वो राजघराने की बहू बनने लायक होगी तो मैं ज़रूर बात करूंगी सबसे। वीर का मूड खराब हो गया था। वो बोला, देखिए मासी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, और इसलिए आप ये सब मत सोचिए। हमें लेट हो रहा है, आप जल्दी नीचे आ जाइए। मासी बोली, वीर, एक बार सोच तो सकते हो ना बेटा, क्योंकि तुम जानते हो राणा खानदान के इकलौते वारिस हो तुम, तो सारी उम्मीदें तुमसे ही होंगी हमें। एक बार चित्रलेखा को जानने की कोशिश करना। वो जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती है। ऐसे तुरंत ना कहना, हमारी बदनामी होगी बहुत। वे जानता था ये सच है, लेकिन उसके घर वालों को इतनी भी क्या चलती थी, और सीधा चित्रलेखा को ही यहाँ उन्होंने भेज दिया। ऐसे में वो सीधा ना कहेगा तो बात फैल जाएगी कि वीर ने चित्रलेखा को रिजेक्ट किया, और वीर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी भी एक बहन थी। फिलहाल हम पूजा करें, मैं कोशिश करूंगा चित्रलेखा को समझने की। वीर ने बुझे मन से कहा और चला गया। सुनंदा जी खुश हो गई, क्योंकि उन्हें चित्रलेखा बहुत पसंद थी। वो दिल से चाहती थी कि वो वीर की पत्नी बने। चित्रलेखा मासी जी से बात करने ही आई थी। जब उसने सब कुछ सुन लिया, वो काफी खुश हुई वीर की बात सुनकर। ओए, इतने गुस्से में कहाँ चल दिया? आहान ने कहा। वो भी रेडी हो चुका था। कुछ नहीं, सारे लोग मंदिर जा रहे हैं तो मैं कहीं और जाऊंगा क्या? वीर ने खींचते हुए कहा। अरे भाई, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, तो बगल में बैठ जाओ। नहीं, मैं खुद ही ट्राई करता हूँ, तुम बगल में ही बैठना, मासी आ रही है। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो चित्रलेखा यहाँ किस इरादे से आ रही है? कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वीर ने आहान को घूरते हुए कहा, यार तेरी फैमिली है वो जाने, उन्होंने मुझसे कहा तेरे पास जाने को, मैं आ गया। वैसे भी मुझे इतनी ठंड बारिश ये सब पसंद नहीं, लेकिन तेरे लिए मैं आ गया। बस अब तेरी मर्जी, तेरी पसंद। वीर गुस्से में बोला, "हम्म, खाक मेरी पसंद, सभी मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे दूर यहाँ आया तो यहाँ भी भेज दिया।" थोड़ी देर में सभी आकर कार में बैठने लगे। ठाकुर फैमिली एक कार में थी। लीना को पता था वीर की कार में वो जा नहीं सकती चित्रलेखा के रहते हुए। वीर ने आहान को कह दिया था कि वो उसकी बगल वाली सीट पर ही बैठेगा, इसलिए वो बेचारा डर से हिला ही नहीं। मासी और चित्रलेखा पीछे बैठ गई। वीर कार बैक कर रहा था जब उसकी नजरें एक जगह ठहर गई। उसे मिरर में अमारा दिख रही थी। कई वैन नौकरों के लिए भी जा रही थी। एक वैन जो कि नौकरों के लिए थी, उसमें वो बैठ रही थी। वो कुछ घबराई हुई थी और पीछे जाकर बैठ गई। वीर, तुझसे एक बात पूछूं? आहार ने कहा। वीर अमारा को ही देख रहा था। उसके चेहरे के भाव अजीब थे। एक लड़की को मैंने कल देखा था इस होटल में। कौन थी वो? मुझे ना अच्छी लगी। आहान याद करते हुए बोला। वीर ने घूर कर आहान को देखा। तुम्हारे टाइप की नहीं है, उसे मत याद करो। वीर को आहान की बातों से ही चिढ़ मची हुई थी। चित्रलेखा ने उनकी बातें सुन ली और मुड़कर वैन की तरफ देखने लगी। अमारा वैन में बैठ गई जहां सभी सर्वेंट्स बैठे हुए थे। मीर का मनाली में बहुत बड़ा होटल था जिसमें अच्छे खासे लोग काम करते थे। वो अच्छी खासी कोशिशों के बाद ही यहाँ इस होटल में नौकरी करने पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ की एक रूम की रेंट ही कोई 80,000 से शुरू थी एक दिन के। सारे सर्वेंट्स अच्छा पहनते, अच्छा खाते थे, लेकिन उनमें से एक तो स्टाफ को ये पसंद नहीं था कि हमारा बिना काम के ही उनके साथ थी और उनकी नज़रों में उसे पैसे भी मिलते थे। इसलिए अमारा थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वो एक दो सर्वेंट्स उसे कुछ ना कुछ बातें बोल रही थी जिससे अमारा को अच्छा नहीं लग रहा था। चित्रलेखा ने कुछ देर वैन को बड़े ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो फिर से आगे देखने लगी। वैन आगे निकली, उसके बाद ही वीर ने कार स्टार्ट की। पीछे बैठी अमारा वीर को दिखने लगी थी और उसे देखकर उसे सुकून सा मिल गया। आहान भी बड़े गौर से देख रहा था। वो वीर से बोला, यार यही तो थी,
तो क्या ये ठाकुर फैमिली की मेंबर नहीं है? आहान ने एक सवाल कर दिया। वीर बोला, तुम अपने आप से मतलब रखो प्लीज, उसे छोड़ दो। वीर फिर से चिढ़ गया। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो लोग मंदिर पहुंचे। मंदिर से कुछ 10 मिनट की दूरी पर होटल का निर्माण हो रहा था। वहां से उन्हें पैदल ही चलकर जाना था, क्योंकि काम की वजह से बहुत ईंट पत्थर पड़े हुए थे, जिससे गाड़ी आगे जाने में परेशानी होती। सभी मंदिर में पूजा करने लगे। पास में ही खाने के लिए भी सुविधा थी। आवारा किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी, इसलिए उसने दर्शन किए और बगल की सीढ़ियों पर बैठ गई। मासी जी और ठाकुर फैमिली होटल की जमीन के पास पहुंचे और उन्हें पूछा कि मौसम अचानक बिगड़ने लगा था। वो पहाड़ी क्षेत्रों में आता था, इसलिए बारिश होने लगी थी। साथ साथ तेज हवाएं भी बहने लगी। अमारा भी वैन की तरफ खड़ी। 2-3 वैन आई थी, जिसमें से एक ही वैन दिख रही थी, बाकी कोई नहीं दिख रही थी। अमारा घबरा गई। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए, लेकिन अमारा को कोई सीट नहीं मिली। तुम तो दूसरी वैन से आई थी, तो इसमें तुम्हारी जगह नहीं है, एक स्टाफ ने अमारा को कहा, और वैन का दरवाजा झट से बंद कर लिया। वे ने सभी के बारे में पूछ लिया कि सभी जा चुके हैं ना। सभी ने हाँ कहा। वे ने लास्ट वाली वैन में देखा, शायद अमारे के लिए। तो उसमें बैठे स्टाफ ने उससे सीधा झूठ कह दिया कि अमारा पहली वाली वैन में जा चुके हैं। वीर आहान से बोला, आहान तुम मासी जी और चित्रलेखा को लेकर जाओ, मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। चूंकि उसे कुछ काम था तो वो नहीं गया। इधर अमारा को छोड़कर सभी जा चुके थे। अमारा बीच में फंस गई। वो वापस मंदिर की सीढ़ियों के पास ही आ गई थी। मंदिर पहाड़ी पर स्थित था, इसलिए वहां से पानी आने लगा। पूरा मंदिर परिसर खाली हो चुका था। चारों तरफ पानी भरने लगा था। अमारा सीढ़ियों पर ही खड़ी थी। वो रोने लगी। उसे लगा शायद उसका अंत ऐसे ही लिखा होगा भगवान ने। वो आंखें बंद किए वहीं बैठ गई। करीब 2.5 घंटे बीत चुके थे। अमारा पेड़ की ओट में बैठी हुई थी। ठंड से उसके शरीर में कपकपी छूटने लगी थी। वीर होटल के पास बने रूम में ही था। उसे कुछ काम था, इसलिए वो फाइल्स देख रहा था। उसे कहाँ मालूम था वो भी बीच में फंस जाएगा, क्योंकि बारिश अचानक से आई थी। तभी वीर का फोन बजा। हाँ बोलो आहान, तुम लोग ठीक से पहुंच गए? आहान बोला, यार हम तो पहुंच गए, लेकिन तू फंस गया ना, अब कैसे निकलेगा? मैं देखता हूँ। वैसे क्या दिक्कत है, मैं सेफ हूँ। और सुनो, वो लड़की जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, हमारा नाम है उसका, वो पहुंच गई। वे ने बात को तोड़ मरोड़ कर कहा। आहान बोला, ओह तो उसका नाम अमारा है? नहीं, उसे देखा तो नहीं। 1 मिनट बताता हूँ पूछकर। आहान ने सभी से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। लास्ट में क्लियर हो गया कि वो मंदिर में ही छूट गई थी। वेड ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो एकदम से खड़ा हो गया। क्या, वो मंदिर में छूट गई? हाँ मुझे तो लगता है, आहान ने कहा। क्या हुआ आहान, किससे बातें कर रहे हो? मासी जी ने पूछा। वीर से। वो अमारा, वो लड़की मंदिर में ही छूट गई। इन लोगों ने उसे वैन में बैठने ही नहीं दिया। आहान ने शिकायती लहजे में उसे देखते हुए कहा। मासी जी भी घबरा गई। वो अकेली होगी, अब तो रात भी होने वाली है, वहां जाना पॉसिबल नहीं है। डोंट वरी मासी, वीर है वहां, बारिश रुकने के बाद देख लेगा, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे उसके माँ बाप वो लोग जरूर परेशान होंगे। नहीं नहीं, वो गांव में रहते हैं, उन्हें कुछ बताएंगे ही नहीं, मासी जी ने कहा। बारिश हल्की कम हुई तो वीर मंदिर की तरफ निकला। वहां गाड़ी से जाना मुश्किल था, इसलिए वो पैदल था। वीर करीब आधे घंटे तक अमारा को ढूंढता रहा। उसने आवाज भी लगाई, लेकिन अमारा कहीं भी नहीं थी। शाम हो चुकी थी। हल्का अंधेरा छाने लगा। तभी वीर को अमारा दिखी। वो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बेहोश हो चुकी थी शायद। वीर जल्दी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अमारा, उसने अमारा को पकड़कर हिलाया। वहां हल्का अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए वीर को जल्दी निकलना था, क्योंकि फिर से बारिश होने वाली थी। शायद पूरा आसमान काला पड़ चुका था। वीर अब नहीं रुक सकता था। उसने जल्दी से अमारा को गोद में उठा लिया और अपने होटल की तरफ बढ़ने लगा। वीर अमारा को अपने कमरे तक लेकर आ गया। वो उसे अंदर लेकर आया और कमरे में बेड पर लिटा दिया। अमारा थर थर कांप रही थी। उसका पल्लू गिर गया था। वीर ने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन फिर से उसकी नजरें उधर ही चली गई। ब्लाउज में डीप गला था, जिससे उसके जले हुए निशान दिखने लगे।
वीर उसके करीब बैठ गया। उसने अमारा के हाथों को हटाया। उस पर भी निशान थे, कुछ नए और ढेर सारे पुराने। वीर ने उसका पल्लू ठीक कर दिया, लेकिन अमारा भीगी हुई थी। उसके कपड़े चेंज करने थे, लेकिन वीर ये सब नहीं कर सकता था। वो अमारा को उठाने लगा। थोड़ी देर में अमारा को होश आने लगा। वो उठ गई। उसने वीर की तरफ देखा, जो कि उसके सामने घुटने पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। अमारा झट से उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। हम कहाँ हैं? अमारा ने धीरे से कहा। हम घर से बहुत दूर हैं। लेकिन तुम ये बताओ, तुम वहां बैठकर क्या कर रही थी? वीर ने थोड़े कड़े शब्दों में कहा। वो हम छूट गए थे, अमारा ने रोते हुए कहा। अमारा वीर को देखकर हड़बड़ा गई। वो ठंड से कांप रही थी। हम यहाँ कैसे आए और कहाँ हैं? अमारा इधर उधर देखते हुए बोली। तुम घर से दूर हो, जहाँ हम पूजा करने आए थे। और ऐसे छिपकर कौन बैठता है? तुम्हें उसी समय लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी ना। पागल हो गई थी क्या? पहाड़ी से पत्थर खिसक कर नीचे गिरने लगे थे। तुम्हारा शरीर दब जाता, बेवकूफ लड़की। वीर हल्के गुस्से में बोला। अमाया ने वीर की तरफ देखा और बोली। हमें अजनबी लोगों से डर लगता है और होटल के सभी लोग जा चुके थे। हमने लीना मैडम से कहा था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं जाने दिया अपने साथ। तो हम क्या करते, इसलिए हम वहां बैठ गए। धीरे धीरे सभी लोग चले गए और हमें पता नहीं चला, हम बेहोश हो गए। अजनबियों से डर लगता है, लेकिन जान चली जाती तो डर का क्या करती? वीर फिर से बोला। अमारा बोली। मर जाते, लेकिन मदद नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ कपड़े चेंज करो, वहां रखे हैं। वीर ने सामने ड्रेसिंग रूम दिखाते हुए कहा। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो कभी कभी यहाँ ठहरता था, क्योंकि यहाँ मनाली में या तो बारिश या बर्फ कब गिरने लगे कोई नहीं जानता था। इसलिए वीर के कुछ कपड़े थे यहाँ। हमारा ड्रेसिंग रूम में आई तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वहाँ शर्ट और टी शर्ट ट्राउजर ही दिख रहे थे। वो बाहर आ गई और बोली। यहाँ तो आपके कपड़े हैं राणा साहब। हाँ, तो मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनूंगा क्या? वे ने आंख दिखाते हुए कहा। लेकिन हम कैसे? वो फिर से बोले। ठंड से बचना है ना तो पहन लो, यहाँ डॉक्टर नहीं है या फिर केमिस्ट स्टोर। जो मैं कुछ करूँगा, समझी? अमार ने धीरे से सिर हिलाया और कपड़े चेंज करने लगी। खैर, वीर की शर्ट इतनी बड़ी थी कि वो आधी ढक चुकी थी और ट्राउजर भी। अमारा कुछ देर में बाहर आई। उसके बाल खुले हुए थे। उसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी और वाइट ट्राउजर। वीर ने आहान को कॉल कर दिया था। उसने बता दिया था कि अमारा मिल गई है। वैसे लड़की बहुत अच्छी है, मतलब गुड लुकिंग, आहान ने कहा। तुम्हें उसके गुड लुकिंग की पड़ी है? वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है ये नहीं दिखता। वीर ने झल्लाकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। यार, खूबसूरत लड़कियां थोड़ी बेवकूफ़ होती हैं, इसमें कौन सी नई बात है? अगर वो इतनी चालाक रहेंगी तो मुसीबत में कैसे फंसेंगी? तभी तो हीरो आकर बचाएगा। आहान फिल्मी अंदाज में बोला। वीर चिढ़कर बोला। मतलब क्या है तुम्हारा? और तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? जाकर सो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। साथ साथ मेरा भी कर रहे हो। ओके, गुड नाइट यार, अमारा का ख्याल रखना, आहान ने कहा। वीर ने कुछ नहीं कहा। अमारा सामने खड़ी थी, बस उसकी नजरें उस पर ही थमसी गई कुछ देर। अमारा बहुत मासूम लग रही थी खुले बालों में। उसका चेहरा क्यूट और मासूम तो था ही। वहां सो जाओगी? वीर ने सामने सोफा दिखाते हुए कहा और कुछ मेडिसिन उसे पकड़ा दी। पानी? अमार ने इधर उधर देखकर कहा। वहां? लेकिन तुमने कुछ खाया ही नहीं सुबह से। नहीं, अमार ने धीरे से कहा। वीर ने एक लंबी सांस ली और बोला। ये लो, कुकीज खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना और सो जाना। वीर कुछ फाइल्स देखने लगा। अमार ने एक दो कुकीज खाए और मेडिसिन ले ली। उसे बहुत नींद आने लगी। वह सोफे पर लेट गई और उसे पता ही नहीं चला कब उसे नींद आ गई। वीर फाइल से ही देख रहा था। जब उसने अमारा को देखा, वो कितनी प्यारी लग रही थी। खैर, अमारा के दांत किटकिटा रहे थे ठंड से, इसलिए वीर का ध्यान उस पर गया। वीर उठकर उसके पास गया और उसे चादर ओढ़ा दी। तभी अमारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा, हमें ले जाइए ना यहाँ से। हमें रात को अंधेरे से डर लगता है बाबा, अमारा नींद में बड़बड़ाते हुए बोली। वीर ने उसके हाथ पर दूसरा हाथ भी रख दिया और सहलाने लगा। शायद कोई सपना देख रही होगी, वीर ने सोचा। बाबा, हमें मत भेजिए इनके साथ। देखिए, हमारी चोट ठीक नहीं हुई है बाबा। माँ से कहिए ना, हमें नहीं जाना। बहुत तकलीफ होती है जब भी हमें मारा जाता है।
अमारा बोलते हुए रो रही थी, लेकिन सब कुछ वो नींद में ही बोल रही थी। हमने सिगरेट से जलाया है माँ। ताई जी हम मर जाएंगे, प्लीज हमें मत भेजिए ताई जी, हमें बहुत दर्द होता है। आप जो कहेंगे जहाँ कहेंगे हम वहीं रह लेंगे, बस हमें उनके साथ मत भेजिए, मत भेजिए ना माँ, ताई जी। अमारा बोलते हुए रो रही थी। वीर ने उसका हाथ पकड़े रखा। वो इतना तो समझ चुका था कि अमारा के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसके शरीर के निशान और उसका इतनी मजबूरियों में ठाकुर फैमिली के साथ रहना ये बयां करता था कि अमारा की जिंदगी एक तूफान से होकर गुजरी है, जिसकी वजह से अमारा की ये हालत थी। वीर आकर बेड पर लेट गया, लेकिन उसने करवट अमारा की तरफ ही रखी थी। वो रात भर अमारा के बारे में ही सोचता रहा। फिर जाने किस पहर उसकी आंख लगी। सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे, जिससे वीर की नींद खुली। बाहर बारिश के साथ ओले भी बरस रहे थे, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई थी। अमारा चादर को अच्छे से लपेट कर बैठी हुई थी। वीर ने उठकर देखा और अमारा की तरफ देखने लगा। अमारा आधी नींद में ही थी। वो उठकर चलने लगी। उसने स्टोव पर कॉफी चढ़ाई, कॉफी बनाकर वीर के सामने रख दी और खुद भी पीने लगी। वीर ने कॉफी उठा ली। ठंड तो उसे भी लग रही थी, लेकिन अमारा नींद में ही थी। वीर को अमारा को देखकर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी भी नींद में ही हो। तुम कॉफी को गिरा दोगी, अच्छे से जाग जाओ, वीर ने कॉफी पीते हुए कहा। अमार ने अच्छे से आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। तुम्हारी आंखें, इन्हें क्या हुआ? वीर चौंक कर उसे देखने लगा। वो आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। अमार ने फिर से आंखें बंद कर ली। कैसे? वीर ने फिर से पूछा। कल बारिश में भीगे थे ना, और हमें रोना भी बहुत आया था, इसलिए। तुम सो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट को देखता हूँ। फिलहाल तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें अभी कोई नहीं मिलेगा बाहर। मौसम खराब होता जा रहा है। खुद को तकलीफ मत दो, तुम्हें और तकलीफ होगी। अमारा लेट गई, लेकिन उसकी आंखें गीली थी। हमारी किसी भी तकलीफ से किसी को क्यों तकलीफ होने लगी भला? वीर ने ब्रेड सेके और उस पर जैम लगाया और अमारा को देखकर खुद भी खाने लगा। उसे कल रात की बातें याद आने लगी जो कि अमारा बोल रही थी, लेकिन क्या वो उससे पूछे? वीर ने अमारा को गौर से देखते हुए सोचा। अमारा बैठकर ब्रेड और जैम खा रही थी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। कल रात वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे ये सब बिल्कुल याद नहीं था। अमार ने ब्रेड खाई और हाथ धोकर वीर की प्लेट ले ली। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। वीर बोला, तुम रुको, मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ तुम्हारी आंखों में। वीर ने ड्रॉर से एक आई ड्रॉप निकाला। अमार ने कहा, क्योंकि उसकी आंखें बहुत जल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। वीर सोफे के पास आ गया। अमार ने अपना सिर सोफे से लगा लिया। वीर ने उसकी आंखों में ड्रॉप डाल दिया, लेकिन उसकी नजरें अमार के चेहरे पर ही रही। कितनी मासूम है अमारा। वीर उसे ही एक टक देखता रहा, जब तक उसका फोन नहीं बजा और उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। फोन किसी अननोन नंबर से आ रहा था। हेलो, वीर ने कहा। हेलो वीर, आप ठीक हैं? उधर से एक मधुर आवाज सुनाई दी। कौन? वीर ने सवाल किया। मैं चित्रलेखा बोल रही हूँ। कल से आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। आप ठीक है ना? वीर ने आंखें सिकोड़ी। मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। चित्रलेखा ने आगे पूछा। तो कब आ रहे हो? शाम तक पहुंच जाओगे क्या? वीर बोला, कोशिश करूंगा, अगर मौसम ठीक रहा तो। वैसे मुझे बहुत सारे काम है, मैं रखता हूँ, वीर ने कहा और फोन रख दिया। चित्रलेखा कुछ बोलती, लेकिन फोन कट चुका था। उसकी आवाज अंदर रह गई। ये गलत है। सभी को लगता है उनकी बेटी अपनी खूबसूरती से वीर प्रताप सिंह राणा को एक पल में दीवाना बना लेगी, लेकिन यहाँ सब उल्टा है। वीर तो मुझे भाव भी नहीं देते। ऐसे कैसे मैं उसके पीछे दुम हिलाते घूमूं? चित्रलेखा ने खींचते हुए कहा। वीर फिर से अपनी फाइल्स में घुस गया। अमारा बैठे बैठे ही शायद फिर से सो चुकी थी। मौसम भी थोड़ा सही हुआ। वो लोग निकल गए। रात हो ही चुकी थी जब अमारा कमरे में थी। तभी लीना भी आ गई। वो अमारा के कमरे में नहीं आती थी, लेकिन आज अंदर थी। तुमसे भाई को बात करनी है, लीना ने फोन अमारा को देते हुए कहा। अमारा समझ नहीं पाई। संग्राम वीडियो कॉल पर था। अमारा ने फोन की तरफ देखा, लेकिन एक नज़र में ही उसने नजरें घुमा ली।
हमें बात नहीं करनी, अमारा दूर जाते हुए बोली। लीना उसके करीब आई और पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और बोली, इतनी अकड़ किसे दिखा रही है, चुपचाप बात करो। बहुत पढ़ निकल आए हैं इसके, हाँ? संग्राम गुस्से से दांत किटकिटाता हुआ बोला। लीना गुस्से में बोली, हाँ भाई, कल मिस्टर राणा के साथ थी, आज ही आई है, पूछो क्या क्या है इसने। लीना ने फोन जबरदस्ती अमारा को पकड़ाया और बाहर चली गई। आगे क्या होगा? संग्राम आखिर अमारा से क्या बात करने वाला है? क्या अमारा संग्राम की बात मान लेगी? क्या वीर अमारा का अतीत जान पाएगा? क्या चित्रलेखा वीर को इम्प्रेस कर पाएगी? क्या विशाखा जी मासी के दिल में अमारा के खिलाफ और सहर भर देंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।